हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अकेडमी। माय डियर, आज से हम लोग जो है यूपी पीएससी जीआईसी पीजीटी मैथ्स से जो है न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों का ऑलरेडी यूपी टीजीटी पीजीटी का ऑलरेडी बैच चल रहा है। तो इसके पहले हम लोग जो है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाए थे, इस पे बेस्ड जो है यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर मैथ्स पे। ठीक है, तो उसमें हम लोग डिटेल बात किए थे कि भाई आपका सिलेबस क्या होगा और क्या एलिजिबिलिटी होगी, कौन एग्ज़ाम दे सकता है और क्या क्या इस बार बदलाव हुए। जैसा कि आपको मालूम है, जो पहले जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ करता था उसमें आपका केवल एक स्क्रीनिंग होता था, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू हुआ करता था। इस बार वो सब चीज़ें जो है हट गई है, यानी इंटरव्यू हट गया एक्चुअली। और इस बार जो है आपका जो एग्ज़ाम होगा 2 फेज़ में होगा। ठीक है, पहला आपका प्री होगा, दूसरा उसके बाद जो है मेंस होगा। तो प्री के बारे में ऑलरेडी ये सब बातें हो चुकी है। तो जिन्होंने पहला वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा था, जिसको डाउट होगा रिगार्डिंग क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, या क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, वो जाके प्लेलिस्ट में जो है फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आज से हम लोग जो है जीआईसी पीजीटी मैथ्स का जो है न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी और हमारे बैचेस चल रहे हैं, जैसे फिजिक्स हुआ, इंग्लिश हुआ और बायोलॉजी हुआ। ठीक है, तो इसी रेफरेंस में जो है हम लोग भी मैथ्स को आज से शुरू कर रहे हैं। और जो इंटरेस्टेड हैं और जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो उसी कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे जो है एक कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ये टॉपिक आपका जो है जीआईसी लेक्चरर मैथ्स का जो है फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और अच्छे क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। तो इसको जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इसको शुरू करने से पहले एक ख़ास बात यह है कि हम लोग सेट के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि सेट का इसका यूज़ है। हम लोग प्रोबेबिलिटी में कई जगह सेट की हम बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा जो है इसमें देखिए, आपके सिलेबस में सेट का नाम नहीं लिया है एक्चुअली, सेट इन्होंने दिया सिर्फ रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो है सेट को थोड़ा जानना जरूरी होता है। जस्ट हम चीज़ों को रिकॉल करेंगे, ठीक है, ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आना ही है इसी टॉपिक। पहले सेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक आइडिया लेते हैं कि क्या होता है सेट एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे हम सेट की बात करें तो डेफिनेटली आप डेली लाइफ में ऑलरेडी यूज़ करते हो वर्ड सेट, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। भाई हमारे पास जो है 2 सेट जो है शूज़ हैं, और हमारे पास किसी पर्टिकुलर क्लास की जो है कई सेट्स बुक हैं। ठीक है, तो क्या ये जो वर्ड आप यूज़ करते हो सेट, क्या मैथमेटिक्स में भी एक्चुअली ये सेट जो आप समझते हो क्या वही है या नहीं? तो थोड़ा सा एक उसमें एक और इम्प्लीमेंट वर्ड किया गया है जो है वेल डिफाइंड वर्ड। यानी कहने का मतलब जो सेट हो मैथमेटिक्स में, उसमें उस सेट को उस कलेक्शन को जो है वेल डिफाइंड होना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड सबसे पहले डेफिनेशन भी हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए जो हम लोग बात कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर मैथ्स की बात करें, इसमें आपको मालूम है कि मेंस में जो आना है रिटन आना है। ठीक है, सब्जेक्टिव आना, तो आपको लिखना भी पड़े, वहाँ पर डेफिनेशन भी पूछे जा सकते हैं, थ्योरम भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन भी होंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में की जाएंगी। ठीक है, उसको कुछ भी स्किप नहीं किया जाएगा। तो हम बाकायदा डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन हम लोग की पढ़ने की स्ट्रेटजी यही होगी कि पहले थ्योरी को कंप्लीट किया जाए, उसके बाद उस पर देन बेस्ड प्रॉब्लम को किया जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं डेफिनेशन हम लोग क्या लिखते हैं सेट की। एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात आती है वेल डिफाइंड होता क्या है। देखिए किसी भी कलेक्शन, जैसा कि आपको मालूम है जो सेट होगा किसी न किसी चीज़ का, वस्तुओं का एक कलेक्शन है। ठीक है, लेकिन कलेक्शन होने के साथ साथ उसको सेट होने के लिए वेल डिफाइंड होना जरूरी है उस कलेक्शन को। तो वेल डिफाइंड का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो उस कलेक्शन हो वो आपका डिस्टिंक्ट हो। क्या हो? डिस्टिंक्ट। और दूसरा क्या हो? डेफिनाइट हो। ये दोनों वर्ड बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब ये कि जो भी कलेक्शन है, कलेक्शन भाई किसी चीज़ का बन रहा है, किसी भी एलिमेंट्स का बन रहा है, तो जो एलिमेंट्स हो क्या हो? डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, इस बात को ध्यान समझिएगा। डिस्टिंक्ट का मतलब यानी उस कोई भी एलिमेंट्स उसका रिपीटेशन ना हो, यानी यूनिक हो कर सकती हैं। उस कलेक्शन में वो जो एलिमेंट्स आ रहा है वो रिपीट ना करें, इसी को हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब आता है डिफिनाइट। डिफिनाइट का मतलब हिंदी में बोलते हैं सुस्पष्ट, यानी वहाँ पे बिल्कुल अस्पष्टता हो। अब भाई अस्पष्टता किस बात की, इस बात को समझिए। यानी कहने का मतलब ये जो मेरा कलेक्शन बने, कलेक्शन शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है,
ये ध्यान रखना, जो हमारा कलेक्शन होना चाहिए शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी जैसे मैं कोई एग्जांपल आपको दूं तो मतलब वो जो एलिमेंट्स हो उस सेट में एक्चुअली बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं, ये डाउटफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात को समझना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ठीक है, मैं आपसे ये कहूँ एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ठीक है। हमने एक दिया कलेक्शन कि भाई अच्छे या इंटेलिजेंट बच्चों का जो है कलेक्शन क्या होगा क्लास 11। सपोज करो क्लास 11 में जो है 50 स्टूडेंट रहे होंगे। अब देखिए, अब जितने उसमें जो है स्टूडेंट हैं, मैं पूछूँ उठा के भाई बताइए प्रदीप जी, आप बताइए आपके स्कूल में अच्छे बच्चे या इंटेलिजेंट बच्चे कौन कौन से। फिर किसी नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछूं कि भाई आप बताओ कि उस आपकी क्लास में कौन कौन अच्छा है। तो यहाँ पे जो ये अच्छा का मतलब कोई डेफिनेशन तो होता नहीं भाई। कोई सोचेगा लिखने में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई देखने में अच्छा है। तो जो अच्छे की डेफिनेशन है ना, वो पर्सन टू पर्सन क्या हो रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, तो इसलिए जो कलेक्शन होगा एक्चुअली ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड होने के लिए दो बातों का होना जरूरी है। पहला यह है कि जो एलिमेंट्स हो, जो कलेक्शन हो रहा है उसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हो वो क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, उसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरी बात करें, डिफिनाइट होना चाहिए। यानी जो कलेक्शन बन रहा है उसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें कहीं डाउट ना हो कि क्या उस जो दिए हुए कलेक्शन में का जो है सेट मतलब एलिमेंट्स उस बिलोंग करेगा या नहीं। जैसे मैं ये कहूँ भाई कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, भाई हमने जो है राम से पूछा कि भाई आप इंटेलिजेंट बच्चों का जो है आप कलेक्शन बताइए। उन्होंने कहा कि सर श्याम होंगे, प्रदीप होंगे और जो है ईशांत होंगे। ठीक है, ढेर सारे नाम ले लिए। अब मैं फिर पूछता हूँ जो है श्याम से, भाई श्याम जी आप बताओ कि आपकी क्लास में कौन कौन अच्छे बच्चे हैं या कौन इंटेलिजेंट है। तो उन्होंने कहा सर जो है रमेश है और हरे राम है और जो है सिया राम है। इस तरीके से उन्होंने नाम लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है डेफिनेशन बदल रहे हैं, यानी जो कलेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। तो इसलिए जो कलेक्शन हमारा बन रहा है ये क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये जो सेट बन रहे हैं एक्चुअली जो एलिमेंट्स हैं, यही नहीं क्लियर हो रहा है कि इस जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कलेक्शन लिया जा रहा है उसके अंतर्गत आएंगे कि नहीं। ठीक है, बात को पकड़िएगा। यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, जो कलेक्शन दिया गया है उसके एलिमेंट्स होंगे भी कि नहीं होंगे, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी किए जा रहे हैं। जितने लोगों से मैं पूछ रहा हूँ उतने उसके हमारे क्यों जो है क्या डिफरेंट जवाब मिले हैं, डिफरेंट आंसर मिले। तो एक मोटा डेफिनेशन ये समझिए कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करूँ तो उसका जो हमें जवाब मिले यूनिक मिलना चाहिए। यूनिक मतलब क्या, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ तो वही जवाब हमसे आपसे भी मिले, किसी अनदर पर्सन से भी पूछता हूँ तो वही जवाब हमें मिलना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे गिवन कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड। जैसे मैं आपसे कहूँ भाई कलेक्शन ऑफ, एग्जाम्पल लेता हूँ, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, हमने क्या एग्जाम्पल लिया, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब इसका जो जवाब होगा क्या होगा, इसका आंसर भाई, इसका आंसर आप कहोगे सर इसका जो आंसर होगा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अब ये मैं क्वेश्चन किसी से पूछूं, थोड़ा भी उसको नॉलेज हो, पता चले कि आप उसको मैथमेटिक्स की ABCD ही ना आती हो, वो अलग मैटर है, तो उस सब का जवाब यही होगा कि सर भाई 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, है ना। तो यहाँ पे जो है सुस्पष्टता है ना, यानी चीज़ें क्या है, डेफिनाइट है, बिल्कुल क्लियर है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ये जो आपका जो कलेक्शन हुआ ये क्या होगा, ये आपका दिस इज वेल डिफाइंड। ये क्या होगा, कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड। जैसे ही ये कलेक्शन वेल डिफाइंड हुआ डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सेट। ठीक है, तो आई होप चीज़ों को जो है आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मैं कहूं कि भाई कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। ठीक है, हम कोई नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स ऑन मैथ्स। ठीक है, अब इसको बताना है क्या ये सेट है, तो फिर वही बात, यहाँ पे फिर चॉइस आ गई, है ना। भाई होता क्या भाई, मैं कहूँ कि मुझे तो RS अग्रवाल अच्छी लगती है, कोई कहे मुझे RD शर्मा अच्छी लगती है, कोई कहे कि भाई मुझे अमरीरा सिंघानिया अच्छी लगती है। तो यहाँ पे भी चॉइसेस हैं। ठीक है, तो ये भी जो है कलेक्शन जो बन रहा है वो एलिमेंट्स जो है इस सेट में बिलोंग करेगा या नहीं, ये भी जो है क्लियर नहीं है, यानी डेफिनाइट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जवाब जो है ये सेट जो एक्चुअली जो बनेगा ये क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। जब वेल डिफाइंड नहीं होगा तो क्या, ये जो है आपका सेट नहीं होगा। तो आई होप चीज़ों को बिल्कुल आप समझ गए होंगे, और चीज़ें बड़ी आसान है लेकिन फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है सेट का डेफिनेशन में। ठीक है,
तो आप चीज़ों को बिल्कुल समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो है नोटेशन की। हम लोग कुछ नोटेशंस यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंपली सेट में, उसको जानना जरूरी है। देखिए चीज़ों को थोड़ा सा, हर कोई पर्टिकुलर जो टॉपिक्स होते हैं उसके कुछ न कुछ नोटेशंस होते हैं, कुछ न कुछ उसके जो है आप पर्टिकुलर आप उसको देख के पहचान जाते हो। कहने का मतलब ये हर जगह सेट वर्ड लिखा रहे जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उसका जब पर्टिकुलर कोई नोटेशन होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, हर चैप्टर का अपना कुछ एक टर्मिनोलॉजी होती है। तो इसी तरीके से सेट का भी है, कुछ नोटेशंस हम लोग यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई कोई सेट लिखना है, ठीक है, तो सेट को लिखने के लिए हम लोग वी ऑलवेज यूज अ कैपिटल लेटर, ठीक है। नोटेशन की बात करते हैं, एक्चुअली हम सेट को कर रहे हैं कवर। जैसे मैं नोटेशन में कह रहा हूँ कि भाई हम क्या करते हैं, जो सेट लिखते हैं हमेशा वी ऑलवेज यूज अ कैपिटल लेटर, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। कैपिटल लेटर, सपोज एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए, ABCD एक्सेट्रा, एक नोटेशन है और कोई खास बात नहीं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, तो भाई आप ऐसा ही क्यों ले रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरी बात हम कहें कि भाई उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, सपोज करो हमने कोई सेट लिया AEIOU, ठीक है, तो उसके जो एलिमेंट्स लिखते हैं हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं। ये एक छोटा सी अजम्पशन है या नोटेशन है, इसको आपको थोड़ा सा माइंड में रखने की ज़रूरत है। और हम लोग कुछ नोटेशन यूज़ करते हैं कि भाई हमें कहें कि इफ़ X इज़ अ मेंबर ऑफ ए, क्या कहें, इफ़ X इज़ अ मेंबर ऑफ ए, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, X बिलोंग्स। बिल्कुल हम लोग इतना बेसिक से चल रहे हैं, यदि आपको कुछ भी नहीं पता होगी मैथ की ABCD तो भी बिल्कुल, यदि आप सीरियसली थोड़ा सा वीडियो को देखेंगे तो आप आई होप चीज़ों को जो है इजीली समझ जाएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट और ये भी है कि यदि आप चीज़ों को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप एक नोट्स ज़रूर बनाइए, ये आपके बड़े काम की होगी एग्जाम में, ठीक है। तो बाकायदा डेफिनेशन हर चीज़ चली जा रही है और इसके बेस्ड क्वेश्चन आप नोट्स जरूर बनाइए अपने खुद की, ठीक है। आप मार्केट में बहुत परेशान रहते हैं, हमें ये PDF नोट्स मिल जाए तो हमारा काम हो जाए, तो आप इसके चक्कर में ना पड़ी। दूसरी बात मैं ये लिखूँ, इफ़ X इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए, तो इसको आप नोटेशन में इस तरीके, X डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो X क्या है, ए का मेंबर नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है, किसी भी सेट को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है सेट को रिप्रेजेंट करने के ये दो तरीके हैं, देयर आर 2 ways टू रिप्रेजेंट द सेट। फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देयर आर 2 ways to represent the set. First is what? Roster form. This form is also known as tabular form. Next है आपका set builder form. ठीक है, पहला जो है हम लोगों को सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, रोस्टर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म में करते क्या है, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन अ कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इस फॉर्म में बदलने के लिए किसी सेट या कलेक्शन को हम लोग यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, और उसके अंतर्गत जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसमें क्या सेपरेट बाय द कामास, यानी हम उस एलिमेंट्स को जो है क्या करेंगे, कामा से जो है सेपरेट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल लेता हूँ, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन दी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हम किस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको मालूम है कि जो कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वॉवेल क्या होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की आपको ऑलरेडी मालूम है, AEIOU क्या होते हैं, AEIOU। अब इस बात को आप क्या करेंगे, एक पहले सेट कोई नाम दे दें XYZ, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, A लिखेंगे, E लिखेंगे, I लिखेंगे, O लिखेंगे और U लिखेंगे। ये जो लिखने का जो तरीका है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। जल्दी जल्दी चीज़ों को बस हम रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को आप समझते चलिए और नोट करते चलिए। अब इसी एग्जाम्पल को हम जो है टेबुलर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखिए टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, इन दिस फॉर्म वी राइट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें हम लोग करते क्या है, जो सेट बन रहा है उसको एक जस्ट कोई प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो उसमें करने का जो तरीका होता है हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, x such that x is a property satisfied by the
एलिमेंट्स इन द गिवन सेट, ठीक है, प्रॉपर्टी पी नाम दे दिए। अब इसकी जो प्रॉपर्टी क्या है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, कुछ नहीं, सिंपली करना है, एक सेट लिखिए, कर्ली ब्रैकेट यूज करिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ, पूरा जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है कलेक्शन, उसी को हमको लिख देना है, एक्स सच दैट एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो ये जो लिखने का जो तरीका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो लिखने का तरीका है इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। देखिए, इस चीज़ों को बताया क्यों जाता है, इसके पीछे ये रीज़न है कि कभी कभी जो क्वेश्चन आता है उसका फॉर्म कभी रोस्टर फॉर्म में आता है, कभी सेट बिल्डर फॉर्म में। जब उसका फॉर्म आप जाने रहेंगे तो आपको क्वेश्चन को समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो मान लीजिए क्वेश्चन का सोल्यूशन 70% हो गया तो ठीक है, क्वेश्चन ना आने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, क्वेश्चन में एक्चुअली कहा क्या जा रहा है। ठीक है, इसलिए सभी फॉर्म को आपको जो है जानना जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, जो है काइंड ऑफ सेट। ठीक है, काइंड ऑफ सेट में आपके डिफरेंट टाइप के सेट होते हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो है इम्पटी सेट, बिल्कुल नाम से क्लियर है। इम्पटी का मतलब क्या होता है, खाली। इम्पटी सेट बोलिए या नल सेट बोलिए या वायर्ड सेट बोलिए, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, काइंड ऑफ सेट या इम्पटी सेट, सॉरी टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट सेट हम लोग लिख रहे हैं इम्पटी सेट, या इसको क्या बोलते हैं, आर नल सेट। एक और नाम है या आर वायर्ड सेट। ठीक है, सारे नाम का मतलब एक ही है, यानी ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, है ना। अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड इम्पटी सेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई फाई और कर्ली ब्रैकेट ब्लैंक यूज करेंगे। ठीक है, इस नोटेशन का हम यूज करते हैं किसके लिए, इम्पटी सेट या नल सेट के लिए। हम डेफिनेशन बोल भी रहे हैं, यदि आप नोट करना चाहें तो बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं। यानी ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड एक्स इज इवन नंबर। चलिए, हमने ये सेट लिया, अभी किस फॉर्म में आप बता सकते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इसको करना क्या है कि भाई आप देखना है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो ये आपको एक्स क्या मिलेगा, एक्स इक्वल्स टू मिलेगा +-3। +-3 क्या होता है, ऑड नंबर। और हमने यहाँ पे लिखा क्या है, एक्स इज इवन नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दिस कलेक्शन या दिस सेट इज नोन एज इम्पटी सेट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन वन। मैं ऐसा कहना हूँ कि भाई ऐसा नेचुरल नंबर का कलेक्शन बताइए जो 1 से छोटा हो, और आपको मालूम है नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है, इससे छोटा आपको नेचुरल नंबर तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इम्पटी सेट बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेट की बात करें, या ये भी एक एग्जाम्पल, ये भी बड़ा फेमस है इसमें, कलेक्शन ऑफ 4-footed मैन। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ए 4-footed मैन, यानी 4 पैर का आदमी। ये भी ऐसा इन जनरल पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपका, इम्पटी सेट। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं हम सिंगलटन सेट। बिल्कुल चीज़ें नाम से क्लियर है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको सोचना नहीं है। अ सेट दैट कंटेन्स only one elements is called सिंगलटन सेट। ठीक है, यानी ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल कितना, एक ही एलिमेंट्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट ए है, ये क्या है, सिंगलटन सेट। ध्यान रखना है इसमें 0 एलिमेंट्स है, ऐसा नहीं कि 0 में मतलब होता है नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। 0 भी एक क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे मैं इस सेट में पूछूं कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बताएंगे 1 एलिमेंट्स। ठीक है, तो दिस इज योर सिंगलटन सेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, ये भी बिल्कुल नाम से क्लियर है, अ सेट दैट कंटेन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, जिसको आप काउंट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाइप्स है फाइनाइट सेट।
इसको भी मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, अ सेट दैट कंटेन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट दैट इज नोन एज फाइनाइट सेट। यानी ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स हो उसको आप काउंट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल x 1 2 3 अप टू 100। अब इस सेट को आप काउंट कर सकते हैं। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 100 एलिमेंट्स। ये क्या है? काउंट आप इसको कर सकते हैं। दिस इज योर फाइनाइट सेट। इसी की हम बात जस्ट कर लेते हैं क्या? इनफाइनाइट। इसका जस्ट अपोजिट, अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। यानी ऐसे सेट जिसमें एक मतलब जो एलिमेंट्स हैं उसको आप काउंट ही ना कर पाएँ। जैसे सपोज करो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने डॉट डॉट जैसे ना जाने कितने एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज योर इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये आपको जो है डिफरेंट सेट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक बात कर लेते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। अब कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर को हम लोग आर्डर ऑफ फाइनाइट सेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो डेफिनेशन है क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। एक चीज़ और, जो कार्डिनल नंबर हम लोग निकालते हैं हमेशा फाइनाइट सेट का ही निकालते हैं। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, इसकी जो डेफिनेशन होती है यानी कोई भी सेट गिवन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वही उस सेट का क्या होता है? कार्डिनल नंबर बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं? आर्डर ऑफ सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन फाइनाइट सेट, इन द गिवन फाइनाइट सेट, इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? या नाफ ए। ठीक है, या ओ ऑफ ए। ओ ऑफ मीन्स ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स भी यूज करेंगे। जाहिर सी बात है सेट है तो यूनिक ही एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, उस सेट में रिपीट नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि भाई कोई एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज दिस इज सेट AEIOU, मैं ये सेट लिया। मैं आपसे पूछूं ये जो सेट x है इसका इस सेट का ऑर्डर क्या होगा, या मैं आपसे पूछूं कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस जो सेट गिवन है उसके एलिमेंट्स को क्या कर लीजिए? काउंट कर लीजिए। काउंट करेंगे दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, तो कार्डिनल नंबर ऑफ x इज व्हाट? ओनली 5। ठीक है, और मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। दिस इज एग्जांपल फर्स्ट एंड एग्जांपल सेट सेकेंड। मैं कहूँ कि ये स्कूल वर्ड है, ये क्या है? स्कूल वर्ड। मैं इसका कार्डिनल नंबर आपसे पूछूं तो क्या होगा? अब ये थोड़ा सा जो है डाउटफुल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा। इसमें करना क्या होता है? आप सीधे, आपकी हैबिट पड़ी है कि सर ने बताया है भाई जो सेट दिया है उसके एलिमेंट्स को काउंट कर लो, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही उस सेट का क्या होगा? कार्डिनल नंबर। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ जानना जरूरी। अभी हमने डेफिनेशन बताया जो सेट होता है एक्चुअली उसमें क्या जो एलिमेंट्स होते हैं क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट और डिफाइंड, तभी तो वेल डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे होगा क्या? ओ दो बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमें एक बार, पहले आप इसको सेट बनाइए। सपोज एक्स सेट लिखा, SCH, वो दो बार है इसलिए हम एक ही बार लेंगे। ठीक है, अब इस सेट को जो है काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अब यानी एन ऑफ एक्स कितना हुआ? 5 हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप काउंट इसको करना शुरू 1 2 3 4 5 6 हो तो आप बता दो सर एन ऑफ दिस सेट इस जो है 6। नो, 6 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो भाई सेट ही नहीं हुआ ना, इसमें क्या रिपीट कर रहे हैं एलिमेंट्स, तो हम पहले उसको जो रिपीट कर रहा है उसको एक बार लिखेंगे। पहले हम सेट बनाएंगे, जब सेट बन जाएगा हमारा तब उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे, और काउंट करने के बाद जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ द गिवन सेट। इट इज ओके। सो नेक्स्ट कुछ सम स्टैंडर्ड नंबर ऑफ सेट्स हैं, उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वो भी आपको ऑलरेडी मालूम है, जल्दी से देख लेते हैं। कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर्स हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको मालूम है, ये इसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 एंड सो ऑन। सेट ऑफ नंबर, स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर। ठीक है, पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? अ सेट विच इज डिफाइंड एज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, सब चीज़ें ऑब्वियस सी बात है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? इसको हम लोग डब्ल्यू से लिखते हैं, इसमें जीरो भी आ जाता है। ठीक है, होल नंबर को आप ये भी लिखने का तरीका है कि जीरो लिखिए फिर क्या यूनियन ले लीजिए किसके साथ? एन के साथ। ठीक है,
होल नंबर। इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव भी आ जाते हैं। दिस जो नोन एज जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लोग आई से भी करते हैं। तो ध्यान से रखिए, जेड से ज़्यादातर जो है कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसका जो नंबर्स होंगे, इसका जो फॉर्म होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज नोन एज सेट ऑफ इंटीजर। इसके बाद हम बात कर रहे थे सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच कैन बी रिटन एज अ नंबर विच कैन बी रिटन एज। देखिए हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा है। थोड़ा सा जस्ट हम चीज़ों को रिमाइंड करना चाहते हैं, रिकॉल करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हम चीज़ों को जो है थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। यदि चीज़ें तो आपको फास्ट लगती है तो आप वीडियो को जो है ऑप्शंस होते हैं इसमें स्लो करके आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन अ नंबर विच कैन बी रिटन एज P/Q। ठीक है, ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख पाएँ, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू व्हाट, I एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, और इरेशनल का मतलब क्या, ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। फिर हम बात कर लेते हैं आपको जो है सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है भाई, जो रियल नंबर होता है वो किसका, सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल का क्या होता है, यूनियन होता है। ठीक है, रियल नंबर इज व्हाट, द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नोन एज द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का जो डेफिनेशन होगा, इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये Q, सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल नंबर को Q कॉम्प्लेट भी बोलते हैं। दिस इज नोन द सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, एंड दिस इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके कुछ से रिप्रेजेंट करते हैं सेटअप। तो जो रियल नंबर होता है हमारा क्या होता है, रेशनल और इरेशनल का जो है यूनियन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करते हैं पावर सेट। इस चीज़ को थोड़ा सा जो है आप समझ लीजिए, पावर सेट कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके TGT या PGT। ये सब चीज़ें जो बताए तो डेफिनेशन थी, आपको थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो पढ़ाई करेंगे वो ये मान के ना करिए कि हम अभी जो है प्री के लिए कर लेते हैं, फिर बाद में जब प्री पास हो जाएंगे तो मेंस कर लेंगे। तो कभी ऐसा नहीं ज़रूरी होता कि मेंस के लिए आपको इतना टाइम ही ना मिले कि आप तैयारी ही ना कर पाएँ। तो जो अभी पढ़ाई करेंगे मेंस को टारगेट में रख के करेंगे तो होता क्या है, आप जब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो कभी कभी छोटे छोटे डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर रहेंगी, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी मेंस की। तो आप इस तरीके से पढ़ाई, नहीं तो आप प्री के लिए भी कोचिंग करो फिर मेंस के लिए बाद में करो, ऐसा नहीं। आप पढ़ाई करो ऐसी करो जो दोनों में काम है। ठीक है, एक छोटा सा और डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम लोग, पावर सेट। ठीक है, पावर सेट को समझना थोड़ा सा जरूरी है। पावर सेट क्या होता है, जो पावर सेट की जो डेफिनेशन होती है, ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, तो जैसे मैं ये कहूँ, कोई सेट ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। ठीक है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं यही आपको बताना है। तो इन सबसेट का जो कलेक्शन होगा वही क्या होगा, पावर सेट होता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम इस सेट का क्या लिखें, सबसेट लिखें। तो हम लोग पहले सबसे पहले जो है इसको P ऑफ A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पावर सेट को तो P ऑफ A लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे क्योंकि हम सेट बना रहे हैं, और सबसे पहले हम फाई लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम यहाँ पे लिख क्या रहे, एक्चुअली हम सबसेट ही तो लिख रहे हैं। तो भाई फाई जो होता है सभी सेट का क्या है, सबसेट है, तो हमें सबसेट ही लिखना है, इसलिए हम फाई को पहले लिख लीजिए। अब 1 को लिख लीजिए, फिर 2 को लिख लीजिए, और फिर दोनों को साथ में। यही तो होता है प्रोसेस लिखने का सबसेट का। सबसेट का मतलब कुछ नहीं, सिंपल ये है कि ये समझिए आपके घर में 2 लोग हैं, उनका बंटवारा करना है। तो क्या तरीका हो सकता है लिखने का, या तो अकेले एक रह सकता है, या तो 2 अकेले रह सकता है, या दोनों इकट्ठा रह सकते हैं। यही तो 3 पॉसिबिलिटी है, और फाई आपको लिखना ही लिखना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये सबसेट हो गया। और इसी सबसेट का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका पावर सेट कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सपोज करो ABC। ठीक है, इसका सबसेट आप बनाइए। देखिए एक फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, नंबर ऑफ सबसेट का जो फार्मूला होता है क्या होता है, आपको मालूम होगा 2 to power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द व्हाट, गिवन सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। तो यदि आपको नंबर ऑफ सबसेट बताना है
तो कुछ नहीं, जो ए सेट दिया हो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लीजिए। यहाँ पे जो एक्स सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो यानी 2 टू पावर 3 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना हुआ 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, तो ये जो रहा आपका जो है इजीली आप बता सकते हैं कोई भी सेट दिया हुआ है उसमें कितने जो है नंबर ऑफ सबसेट होंगे। ठीक है, तो इससे पहले एक छोटी सी और डेफिनेशन है, आप शायद कंफ्यूज यदि ना हो तो। सबसेट तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी ही, इसको हमने बात नहीं किया, फिर भी समझ लीजिए। सबसेट का मतलब सिंपली ये है भाई कोई एक सबसेट ए है, कोई दूसरा सबसेट बी है। हम कब कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, जब ए के सारे एलिमेंट्स किसमें बिलोंग करें, बी में। ठीक है, जब सारे सेट के सारे जो है सॉरी जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट किसमें बिलोंग करें, सेट बी में, तो हम कहेंगे क्या, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन होगा ए इज सबसेट ऑफ बी का, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, या इसको एक हम ये भी बोल सकते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, हम या बोलें ये कि एक्स इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी, या इसको हम बोल सकते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ जान लिया कि कोई भी सेट दिया हुआ है उसकी आप नंबर ऑफ सबसेट बता सकते हैं। जो नंबर ऑफ सबसेट आएंगे उन सभी का जो कलेक्शन होगा वही क्या कहलाएगा, उस सेट का पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, तो सबसेट जान ले। एक चीज़ और छोटा सा जाने, कभी कभी पूछ लेता है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बनेंगे, कोई सेट देता है क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन जनरली टीजीटी में आ जाता है एक नंबर में। ठीक है, पूछ भी लिया टीजीटी या पीजीटी में भी आ जाता है, और कभी कभी पूछ लेता है कि नंबर ऑफ सबसेट को तो फार्मूला आप बता लेते हैं, कभी कभी पूछता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो पहले प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन तो समझ लीजिए क्या होता है। हमने सबसेट के लिए बताया कि जैसे कोई सेट ए है बी का तभी सबसेट होगा जब ए के सारे एलिमेंट किस में चले जाएं, किस में बिलोंग करें, ए में सॉरी बी में बिलोंग करें, तो हम क्या बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और जो प्रॉपर सबसेट होता है उसमें क्या होता है, सेम डेफिनेशन यही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में तो बिलोंग करने चाहिए, बट बी में एक एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में बिलोंग ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी जो क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इन द गिवन सेट। सपोज करो यही आपका सेट है 2 है, यानी जो सेट ए है इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 और 2 हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट में पूछूंगा तो आप डायरेक्ट कहोगे सर 2 टू पावर n, यानी 2 टू पावर 2 करेंगे, सीधा आंसर बताएंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछ लूँ, बताइए इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लूँगा आपसे कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताइए। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 2 टू पावर n माइनस 1। ठीक है, क्या होता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का, 2 टू पावर n माइनस 1। n वही है क्या, जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स है, दिस इज नोन एज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट, यानी 2 टू पावर 2 माइनस 1 कितना, 4 माइनस 1 दैट इज 3। यानी इस सेट में कितने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बनेंगे, आपके 3 जो है प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का। कुछ ऑपरेशंस बचे हुए हैं, उसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे क्या, रिलेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये पहले छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशन है, उसको समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है रिलेशन एंड फंक्शन पे आते हैं। ठीक है, तो आप जो है कंटिन्यूसली जो है वीडियो लेक्चर को देखिए, समझिए। यदि चीज़ें आपको समझ में आए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।